हेलो एवरीवन गाइस। तो आज हम करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग। और इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। तो जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति और उन्हें उनके पेन नेम के नाम से जाना जाता है जो है कल्कि। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो शुरू होता है वहाँ से जब हमारे क्राउन प्रिंस यानी जंग बहादुर बड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, यानी जैसे महाराज होते हैं उनको वो प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अब वो योद्धा बन चुके हैं। ऑथर बताते हैं कि जब ये टाइगर किंग हमारे बड़े हो रहे थे उस समय वो एक इंग्लिश काउ का ही मिल्क पीते थे, यानी उनके लिए जिस गाय का दूध आता था वो विदेश से आता था और उनके लिए जो नैनी रखी गई थी यानी वो लड़की या औरत जो बच्चों की देखभाल करती है वो भी एक अंग्रेज़ थी, वो भी विदेश से ही आई थी। ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। जो हमारे किंग थे यानी क्राउन प्रिंस जंग बहादुर उनको एक इंग्लिशमैन के द्वारा ही पढ़ाया जाता था महल के अंदर और वो इंग्लिश फिल्म ही देखा करते थे, जैसा कि हमारे इंडिया में ओ स्टेट्स के क्राउन प्रिंसेस के साथ किया जाता था उस समय पर। यानी इससे पता चलता है कि इस समय में जब जंग बहादुर महाराज थे और बड़े हो रहे थे उस समय वहाँ पर अंग्रेज़ों का राज इंडिया में हो चुका था, ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे और इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व यहाँ पर इंडिया पर छा गया था। अब ऑथर बताते हैं कि जब हमारे क्राउन प्रिंस जंग बहादुर 20 की एज के हो गए, यानी जब वो 20 साल के हो गए, तो जो स्टेट थी यानी जो उनका शहर था, राज्य था, वो उनके हाथों में चला गया था, जो कि अब तक वहाँ के मंत्रियों के हाथ में था। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो जंग बहादुर के पिता थे वो मर चुके थे और जो उनका पूरा राज्य था वो वहाँ पर राज्य के कुछ सामान्य मंत्रियों द्वारा चलाया जा रहा था और 20 साल का होने के बाद ये पूरा राज्य जंग बहादुर के हाथों में दे दिया गया शासन करने के लिए। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। परंतु अब भी राज्य के अंदर सभी लोगों को उस भविष्यवाणी का ज्ञान था जो कि उस दिन एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी राजा के जन्म के समय की उनकी जो मृत्यु है वो जल्द होगी और वो एक टाइगर के हाथों ही होगी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। और कुछ लोग अभी भी इस चीज़ पर खुसफुसाहट करते रहते थे, यानी इन बातों को दोहराते रहते थे और धीरे धीरे ये बातें महाराजा के कान में आ गई। यानी जो जंग बहादुर हैं उस टाइम पर तो वो 10 दिन के एक बच्चे थे, तो वो ये बात भूल चुके थे कि ऐसा भी कुछ हुआ था, परंतु अब उन्हें पता चल गया था कि उनके जन्म के समय एक प्रेडिक्शन की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी मृत्यु टाइगर के हाथों होगी। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे है टाइगर्स इन दैम। यानी प्रतिबंधपुरम जहाँ पर हमारे जंग बहादुर शासन करते हैं वहाँ पर असंख्य फॉरेस्ट यानी जंगल्स हैं और इन जंगल में बहुत सारे टाइगर हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड थिंग। अब महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आती है कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर आपको एक गाय से भी खतरा है तो आप खुद की सुरक्षा करने के लिए उसको ही मार सकते हैं। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो गाय होती है वो हमारा पवित्र जीव है, हम गाय की पूजा करते हैं, उन्हें देवता तुल्य मानते हैं, परंतु राजा कहते हैं कि अगर किसी को एक काव से भी खतरा हो तो वो अपना बचाव करने के लिए एक काव तक कोई मार सकता है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो राजा कहते हैं कि क्योंकि सेल्फ डिफेंस के अंदर एक काव कोई मारा जा सकता है तो टाइगर्स को सेल्फ डिफेंस के अंदर मारना कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, यानी कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा अगर मैं अपना बचाव करने के लिए टाइगर्स यानी बाघों को मार देता हूँ। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। और अब महाराजा टाइगर्स को मारने के लिए उनके शिकार पर निकल गए ताकि वो उस भविष्यवाणी को झुठला सके जो उनके समय की गई थी जन्म के समय, कि वो एक टाइगर के हाथों से मारे जाएंगे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब जब महाराजा टाइगर हंट पर निकल चुके थे तो उन्होंने एक टाइगर को पकड़ा और उसे मार डाला। अब राजा ने जब अपना पहला बाघ मार दिया तो वो बहुत खुश हो गए कि मैंने एक टाइगर को मार दिया और अब मैं बच जाऊंगा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। और अब उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जिसने उनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के हाथों हो जाएगी। एंड शोव्ड हिम द डेड बीस्ट। और उस एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने उस मरे हुए टाइगर की लाश भी दिखाई। एस्ट्रोलॉजर अराइव्ड देयर एंड सेड। एस्ट्रोलॉजर उनके पास पहुंच गया और उसने कहा योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे। उसने कहा कि महाराज आप इसी तरीके से 99 यानी 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। परंतु आपको अपने 100वें टाइगर को मारने में बहुत सतर्कता दिखानी होगी,
इसका मतलब हमें पता चलता है कि राजा को 100वें टाइगर से खतरा है, जिससे वो मरने वाले हैं। यानी जो वो अपना 100 टाइगर मारने जाएंगे तब उनकी मृत्यु एक टाइगर के हाथ हो जाएगी, परंतु वो 99 टाइगर्स को आराम से मार सकते हैं। महाराजा आस्क्ड व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड। अब महाराजा ने पूछा क्या होगा अगर मैं अपने 100वें बाघ को ही मार दूं, यानी मैं 100 टाइगर्स को किल कर दूं। एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड, एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया, देन आई विल टीयर ऑल माई बुक्स एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर्स ने इस बात पर विश्वास जताते हुए कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी पर लिखी गई सारी किताबें फाड़ दूंगा, सेट देम टू फायर, उनको आग लगा दूंगा, एंड आई शैल कट ऑफ माई टर्फ्ट, और मैं जो चोटी करता हूँ, यानी मैंने जो चोटी बना रखी है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी की निशानी होती है, मैं उसे भी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को भी छोटा छोटा करवा लूंगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लग जाऊंगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उससे अपनी बात पर पूरा विश्वास है कि महाराज 100 टाइगर को नहीं मार पाएंगे और 100 टाइगर ही उन्हें मार डालेगा। और वो कहता है कि अगर उन्हें 100 टाइगर नहीं मार पाया तो वो अपना काम बदल देंगे और अपने सारे बालों को छोटा करवा लेंगे और अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक फाड़ डालेंगे। इसी के साथ हमारे चैप्टर का पार्ट 2 खत्म होता है और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का पार्ट 3। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जिस दिन के बाद महाराजा ने ये बात सुनी एस्ट्रोलॉजर से, तो उस दिन के बाद सभी टाइगर्स सेलिब्रेट करने लगे, यानी सभी टाइगर्स के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम आ गया। फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटेड प्रतिबंधपुरम, मतलब प्रतिबंधपुरम के अंदर जितने ही बाघ थे उन सभी के लिए उत्साह का समय आ गया था, क्योंकि महाराजा ने एक ऑर्डर दे दिया था, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। जो राज्य था उन्होंने महाराज के ऑर्डर पर किसी के भी द्वारा टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया, यानी महाराजा ने ये ऑर्डर दे दिया कि कोई भी मेरे अलावा टाइगर हंट नहीं कर सकता, यानी इस राज्य के अंदर केवल मैं जो महाराजा हूँ वही बाघों का शिकार कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। प्रोक्लेमेशन तो जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो ये था, इफ समवन डेयर टू फ्लिंग इवन स्टोन एट ए टाइगर, उन्होंने कहा कि यदि कोई एक टाइगर पर पत्थर भी फेंकने की कोशिश करेगा मेरे राज्य के अंदर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी और पूरी उसकी जो आज तक की कमाई है जिंदगी भर की उसे अपने कब्जे में ले लूंगा, और इस सब के बाद उसे उसकी वेल्थ और प्रॉपर्टी कभी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप कन्फिस्केटेड और प्रोक्लेमेशन का मतलब देख सकते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब द महाराजा वोव्ड दैट ही वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। अब महाराजा ने कह दिया कि वो अपने राज्य का जो भी काम है, जो उनको काम करने हैं, वो तभी पूरा करेंगे जब वो अपने 100 टाइगर्स को मार लेंगे, यानी जब तक वो 100 टाइगर्स का शिकार नहीं कर लेते तब तक वो अपने राज्य का कोई और भी काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह शपथ ली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बात बहुत ही गलत है कि राजा ने अपने स्वार्थ के लिए अपने राज्य के कामों को छोड़ दिया, परंतु राइटर ने हमें ये पहले ही बताया है कि ये लेसन एक सटायर है, यानी एक ऐसी चीज़ों का मेल है जो कि होना नहीं चाहिए। जो कई रूलर्स होते हैं वो अपने राज्य को और ध्यान नहीं देते और अपनी पर्सनल थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो यही बात यहाँ कही गई है कि राजा अपने पर्सनल मैटर को ज़्यादा तकल्लुफ यानी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं अपने राज्य के मुकाबले, यानी वो अपने राज्य के काम को टाल रहे हैं और अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूरिंग टाइगर हंटिंग ही फेस डेंजर मैनी टाइम्स। अब राजा जब शिकार पर निकल गए हैं टाइगर हंट करने के, तो जब वो शिकार करते थे उस दौरान उन्हें कई बार खतरों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक टाइगर एक शांत जीव नहीं होता, वो बहुत ही खूंखार जीव होता है अगर उसे उकसाया जाए। तो इसी दौरान जब महाराजा उसे टाइगर्स को मारने की कोशिश करते थे तो कई बार उन्हें उनसे लड़ना ही पड़ता था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स टारगेट। कई बार ऐसा होता था कि जब महाराजा टाइगर्स पर अपनी गन के साथ शूट करते थे उन्हें मारने के लिए, तो कई बार जो बुलेट थी वो टाइगर को लगे बिना पार हो जाया करती थी। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, और जब बुलेट टाइगर को नहीं लगती थी तो जो टाइगर है वो महाराजा के ऊपर छलांग मार देता था। एंड ही फोर्ट विद द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, और जो महाराजा हैं वो बीस्ट के साथ बिना किसी हथियार के लड़ा करते थे, यानी उस टाइगर का मुकाबला किया करते थे जब वो उनके ऊपर कूद जाता था। बट ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वोन, परंतु हर समय महाराजा की ही विजय होती थी। यानी हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइगर किंग है वो बहुत ही बहादुर है, उन्होंने कितनी बहादुरी से हर बार बाघों का सामना किया है, और क्योंकि उन्होंने इतने सारे बाघों को मारा है इसलिए ही हमारे महाराजा जंग जंग बहादुर को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब ऑथर हमें एक इंसिडेंस के बारे में बताते हैं कि एक बार ऐसा भी समय आया था जब राजा को अपनी गद्दी खोने का भय हो गया था, यानी एक ऐसी कंडीशन अराइज हो गई थी जब राजा से उनका शासन छिनने वाला था। ऑथर बताते हैं कि एक बार राजा के पास एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया, यानी एक ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर आया राजा के पास जो बहुत ही बड़ी पोस्ट पर था, क्योंकि हम जानते हैं कि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया पर हो रहा था। ब्रिटिशर्स अपने पांव फैलाने शुरू कर चुके थे इंडिया के ऊपर, तो उस टाइम पर एक बड़ा अधिकारी राजा से मिलने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उस अधिकारी को बाघों का शिकार करने का बहुत शौक था। फॉन्ड का मतलब है प्यार या किसी चीज़ की इच्छा होना।
एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शूट। और उस अधिकारी को जो बाघ उसने मारे हैं उनके कंकालों के साथ फोटो खिंचवाने का भी शौक था, ताकि वो सबको अपनी बहादुरी का प्रमाण दे सके कि उसने कितने सारे टाइगर्स को मारा है। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपने प्रतिबंधपुरम के अंदर भी टाइगर्स को हंट करने की परमिशन महाराजा से मांगी। बट द महाराज वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व। परंतु जो महाराज थे प्रतिबंधपुरम के जंग बहादुर, वो अपने निर्णय पर अटल थे कि मेरे अलावा मेरे स्टेट के अंदर कोई और टाइगर्स का शिकार नहीं कर सकता। ही रिफ्यूज परमिशन। और उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी को परमिशन देने से मना कर दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कोई दूसरा शिकार तय कर सकता हूँ, यानी अगर आप चाहें तो टाइगर्स के अलावा किसी और शिकार पर जा सकते हैं। आप मेरे राज्य के अंदर एक बोर यानी एक जंगली सुअर, माउस, चूहे या इसके अलावा एक मॉस्किटो के हंट पे भी जा सकते हैं। यानी राजा टाइगर्स के अलावा हर जानवर के शिकार के लिए राजी थे कि आप मेरे शहर प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर्स के अलावा किसी और जानवर के शिकार पर निश्चय ही जा सकते हैं, परंतु टाइगर हंट मेरे लिए अरेंज करना इम्पॉसिबल है। टाइगर हंटिंग के लिए मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था उसने महाराजा को एक मैसेज भेजा, यानी एक खत भेजा, जो दीवान के द्वारा महाराज को मिला। यानी दीवान वो व्यक्ति होता है जो महाराज के बहुत करीब होता है, यानी महाराज का पर्सनल जो सेवक होता है, जो काम करने वाला होता है, उसे दीवान कहते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने दीवान के द्वारा महाराजा को एक खत भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि जो दुरई है, दुरई वर्ड का यूज ब्रिटिश ऑफिसर के लिए किया गया है। तो वो कहते हैं कि जो दुरई हैं, ब्रिटिश ऑफिसर हैं, वो अपने आप टाइगर्स को किल नहीं करना चाहते। अगर आप चाहें तो द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। और वो कहता है कि महाराजा ही असल में टाइगर्स को मार सकते हैं। बट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्केस। वो बताता है कि अगर महाराज चाहे तो वो खुद टाइगर्स को मार दे, परंतु जो दुरई है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, उसको तो केवल एक फोटो खिंचवानी है डेथ टाइगर के साथ, जब वो उसके ऊपर गन लेकर खड़े हों और उसका शव नीचे मृत पड़ा हो। यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसके लिए केवल अपनी बहादुरी की फोटो ही काफ़ी थी। वो सिर्फ चाहता था कि वो एक मरे हुए टाइगर के साथ एक अच्छा सा बहादुरी का पोज बनाकर अपनी फोटो खिंचवा ले। बेशक टाइगर को उसने ना मारा हो, बेशक महाराजा ही टाइगर को मार दे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। परंतु जो हमारे महाराज थे वो इस प्रपोजल के लिए भी नहीं माने। उन्होंने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि ब्रिटिश ऑफिसर केवल फोटो खिंचवाएगा और मैं ही असल में टाइगर्स को मारूंगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वो जानते थे कि अगर उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को ये परमिशन दे दी फोटो खिंचवाने की, तो इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में और ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ शिकार करने के लिए नहीं आएंगे। अगर ऐसा हो गया कि उन्होंने फोटो खिंचवाने दी ब्रिटिश ऑफिसर को, तो भविष्य में और भी अंग्रेज अफसर वहाँ पर प्रतिबंधपुरम के अंदर आ सकते हैं जो कि टाइगर हंट के लिए परमिशन मांगेंगे। और इसी कारण राजा के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उनके स्टेट में टाइगर्स की संख्या कम हो जाएगी और फिर वो टाइगर हंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये परमिशन देने से ही मना कर दिया। रिलेंटेड का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रिक्ट। मतलब जो लास्ट लाइन में मैंने लिखा है इफ ही रिलेंटेड नाउ, यानी अगर वो अब ब्रिटिश ऑफिसर के आसक्त नहीं बने तो उनको बहुत भारी पछतावा होगा, क्योंकि और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी टाइगर हंट के लिए उनके स्टेट के अंदर आ जाएंगे। बिकॉज द महाराजा प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। क्योंकि अब महाराज ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूर्ण करने से रोक दिया था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर महाराजा के स्टेट में टाइगर हंट नहीं कर पाया। इसलिए द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। इसलिए महाराजा के ऊपर उनको उनके राज्य खोने का भय बन गया था, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत अच्छे से पाँव पसार लिए थे। उन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपनी नीतियों द्वारा अपने कब्जे में कर लिया था। बहुत सारे स्टेट उनके अधीन हो चुके थे, और क्योंकि उन्होंने एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था टाइगर हंट करने के लिए, तो अब वो ब्रिटिश ऑफिसर्स अपनी सेनाओं के साथ अन्य राज्यों के साथ मिलकर उन राजा पर यानी जंग बहादुर पर अटैक करने वाला था। और अटैक करने के बाद राजा को अपना स्टेट छोड़कर जाना ही पड़ता। इसलिए अब वो ये सोचने लग गए कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। इन ऑर्डर टू सोल्व दिस प्रॉब्लम द महाराजा एंड द दीवान थॉट आउट ऑफ ए प्लान। अब इस समस्या को दूर करने के लिए महाराजा और उनके दीवान ने एक प्लान बनाया। ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरवर्डेड टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाता। यानी महाराजा ने दीवान के द्वारा एक ब्रिटिश कंपनी जो ज्वेलरी कंपनी थी कलकत्ता के अंदर, उसको एक टेलीग्राम भिजवाया बिल्कुल इमीडिएटली, यानी जल्द से जल्द। ही ऑर्डर्ड देम टू सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। उन्होंने कहा कि हमें कुछ सैंपल्स चाहिए अलग अलग तरह की डायमंड रिंग्स के। यानी उन्होंने उस ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी से कुछ डायमंड रिंग्स मंगवा ली अलग अलग डिज़ाइन की। अब उन्होंने डायमंड रिंग्स क्यों मंगवाई थी ये आपको अब पता चलेगा। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। महाराजा बताते हैं कि 50 रिंग वहाँ पर आ गई थी। द महाराजा सेंड द होल
लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गोल्ड लेडी। अब जो महाराजा हैं उन्होंने वो 50 की 50 रिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो उनके शहर में टाइगर हंट के लिए आया था उसकी पत्नी को भिजवा दी। यानी महाराजा ने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को इम्प्रेस कर लेते हैं गिफ्ट देकर तो शायद वो अपने पति को समझा लेंगे कि हमारे स्टेट पर हमला ना करे और इस तरह से हम बच जाएंगे। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर को दुरई के नाम से पुकारा गया है हमारे इंडिया में, जब वहाँ पर राजाओं का शासन था तो ब्रिटिश ऑफिसर यानी दुरई की वाइफ को दुरई सानी कहा गया है। यहाँ पर ये नाम नहीं है, ये केवल उनकी एक पदवी का नाम है जिसे दुरई शाही के नाम से जाना जाता है। अब जो महाराज थे और उनके जो मिनिस्टर थे, जो दीवान साहब थे हमारे, वो सोच रहे थे कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है वो उन 50 की 50 रिंग्स में से केवल 1-2 रिंग्स रख देगी और बाकी हमको वापस भेज लेगी। यानी वो सोच रहे थे कि जो दुरई सानी है वो 1-2 अंगूठी तो अपने पास रख ले, खुश हो जाए, और बाकी जो अंगूठी बच जाए वो हमें वापस भेज दे ताकि हम उस ब्रिटिश कंपनी को लौटा दें। बट दुरई सानी केप्ट ऑल द रिंग्स, परंतु जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और दुरई सानी ने वो 50 की 50 अंगूठी अपने पास रख ली और एक रिप्लाई सेंड कर दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। दुरई सानी ने वो 50 की 50 रिंग रख दी और उनको थैंक यू नाम का एक लेटर लिख दिया। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स। अब 2 दिन के अंदर ब्रिटिश ज्वेलर्स की जो कंपनी थी जिसने महाराजा को रिंग भेजी थी उन्होंने 3 लाख रुपए का बिल महाराजा को भेज दिया। और आप सोच सकते हैं कि आज 3 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उस टाइम पर 3 लाख रुपए की वैल्यू और भी ज़्यादा रही होगी। यानी महाराजा को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ गया उन 50 रिंग्स के बदले। उन्होंने तो सोचा था कि दुरई सानी केवल 1-2 अंगूठी रख लेंगे, परंतु उन्होंने 50 की 50 अंगूठी रख ली। द महाराजा वॉज हैप्पी दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, ही हैड मैनेज टू रिटेन इट्स किंगडम। परंतु महाराज जिन्होंने 3 लाख रुपए अब भरे, जो हमारे संग बहादुर हैं, वो अब भी खुश थे क्योंकि वो सोचते हैं कि बेशक मैंने 3 लाख रुपए भरे हों उन रिंग्स के लिए, बेशक मैंने इतना बड़ा अमाउंट पे किया हो उन रिंग्स के लिए, परंतु मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने राज्य को बचा लिया। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि महाराजा के सामने उनके राज्य को बचाने की खुशी ज़्यादा है उनके पैसों से। इसी के साथ हमारे चैप्टर का 3rd पार्ट भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका 4th पार्ट अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।